सनराइज न्यूज पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे छात्र संगठन की जिसको बहुत हद तक एक क्षेत्र में लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। दरअसल चर्चा का विषय है एक एम्स जिसका निर्माण अब तक नहीं हो पाया। छात्र संगठन जो मिथिलांचल से आता है और मिथिलांचल के छात्रों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बीड़ा उसने एक बहुत बड़े काम का अपना लिया है। आज हमारे साथ उसी छात्र संगठन के कर्ता धर्ता अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज पर। और अनूप, आज हम आपसे आपके छात्र संगठन को लेकर तो सवाल पूछेंगे ही। दरअसल शुरुआत कहां से और क्या जरूरत थी जो आपने इस संगठन की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने तमाम कामों को लेकर अपना पक्ष रखना शुरू किया तो किस तरह का प्रतिरोध आपको झेलना पड़ा उन राजनीतिक दलों के छात्र इकाइयों की तरफ से जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में है या राज्य की राजनीति में है। वहां कैसे आपने अपने आप की पहचान करवाई और अपने छात्र संगठन की पहचान करवाई? धन्यवाद। जी, आपने सही कहा कि जब आप एक क्षेत्रीय स्तर पे काम करने का फैसला ले करते हैं और जब आप नए होते हैं, नॉर्मल सी बात है कि हर जगह जब आप नया कोई काम करते हैं, तो हर जगह आपको जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को भी सामना करना पड़ा, लेकिन हम ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते थे। हम अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करते थे, तो जनता का हमें भरपूर समर्थन मिला। और 5 लोगों ने मिलके संगठन को बनाया था और बहुत जल्द 1 साल के अंदर हम 500 से 5,000 फिर 5 लाख इस तरह हमारा संख्या भी बढ़ता गया। जो ग्राउंड ज़ीरो जिसको कहते हैं वहाँ पे हमारा जन समर्थन बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी था कि हमारे कुछ-कुछ कॉलेज में जहाँ पे आप राष्ट्रीय छात्र की बात कर रहे हैं, तो कई सारे छात्र संगठन जहाँ पे हम लोग जाते थे, तो हमारे कार्यकर्ता जाते थे, तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता था, हटा दिया जाता था। फिर हमने जो है आसपास के क्षेत्र में, आसपास के गाँव में अपनी पकड़ मजबूत कराई और आज का दिन ये है कि खासकर 4-5 जिलों में हमारी संगठन की इतनी मजबूत पकड़ है कि अब हमें खासकर छात्र संगठनों से हमें कोई समस्या नहीं होता। हाँ, उनके जो पॉलिटिकल इकाई हैं, उनसे अब हमारा सीधा टक्कर है। छात्र संघ से हमें कोई समस्या अब नहीं हो पाता क्योंकि अभी हम अपने क्षेत्र के सबसे बड़े छात्र संगठन हैं। जितना हमारा मजबूत कैडर है, जितना मजबूत हमारा संगठन है, उतना तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो है कैडर मजबूत नहीं है। तो शुरू-शुरू में समस्या करना पड़ा था हम लोगों को, लेकिन अब कुछ हद तक जो है समस्याएँ कम हुई। लेकिन अनूप, आपने अपने क्षेत्र की समस्या सामने रखने की कोशिश की और आप ये कहते हैं कि जो अब तक सत्ता में है, केंद्र की सत्ता हो या राज्य की सत्ता, उसने मिथिलांचल को कहीं ना कहीं दूर रखा है, राजनीतिक मुद्दे के तौर पर तो उसका इस्तेमाल किया है। आपका संगठन या आप जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से आपने अपने संगठन का निर्माण किया, आप दूसरे छात्र संगठनों से किस तरह से अलग हैं? क्योंकि सवाल आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आपका संगठन सिर्फ एक भाषा या एक क्षेत्र विशेष को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप भी छात्र, आप भी भाषा की राजनीति कर रहे हैं, आप भी क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं। आप में और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे दल हैं जो क्षेत्र या भाषा की राजनीति करते हैं, उनसे आप अलग कैसे हो गए? जी, हमारा ये मानना, जैसे आपने इसमें 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब दें कि एमएसयू एक गैर राजनीतिक संगठन है और दूसरे छात्र संगठन जो हैं, वो एक विंग है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो एजेंडा सेट करती है, वो उसी पे बात करते हैं। हमारा कोई विंग नहीं है, हम किसी छात्र राजनीतिक पार्टी के विंग नहीं हैं, तो हमारे और उनमें यही बड़ा अंतर है। और जहाँ तक बात हुई कि हम अलग कैसे हैं, तो हम अलग इस प्रकार हैं कि हम क्षेत्र की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, लेकिन हमारा करने का तरीका अलग है। हम कहते हैं कि मिथिला विकसित नहीं है, मिथिला में पिछड़ापन है, मिथिला में बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, पलायन है और हम भाषा की भी बात करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारा भाषा ये था, हमारा इतिहास ये था, हमारा क्षेत्र ये था। लेकिन हम कभी वैमनस्य नहीं फैलाते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आपका भाषा जो है हमसे जो है अच्छा नहीं है या हमारा ही भाषा सबसे सर्वोत्तम है, सबसे उच्च है या हमारा क्षेत्र ही सबसे आगे है। तो हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ ऐसी बातें ना कहे ताकि दूसरे लोग इससे ऑफेंड हो। तो हमारा ये होता है कि भाई सब, अगर आपने कहीं पे जन्म लिया है, सीधी-सी बात है, कोई कितना, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, तो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन गुजरात से उनको कितना प्यार है ये किसी से छुपा नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, गुजरात से ही लॉन्च करते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन है तो गुजरात से ही शुरुआत हुआ है। अब मैं तो कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि ओलंपिक होने वाला है भारत में, भारत जो है ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है। तो उसमें ये भी खबर थी कि अहमदाबाद को मेजबानी दिया जाएगा। लेकिन अमूमन क्या होता है कि कहीं भी ओलंपिक होता है, जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक की मेजबानी राजधानी में करवाया जाता है। तो अगर भारत कभी दावेदारी करता है तो दिल्ली होनी चाहिए थी, लेकिन खबर आई थी कि अहमदाबाद में करवाया जाएगा। तो जब भारत के प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र को लेकर इतना कट्टर हो सकते हैं, इतना उनको प्यार हो सकता है, गलत बात नहीं है, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र से प्यार करना चाहिए। तो हमारा संगठन वही है कि हम अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हम ये क्षेत्र जो है पिछड़ा है, इसको हम चाहते हैं कि विकसित करें। पिछड़ा था नहीं, बहुत साजिश के साथ इसको पिछड़ा किया गया है। तो इसकी बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है किसी को इससे आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अनूप, प्रधानमंत्री तो आपके मिथिलांचल को भी विकसित करने के लिए तमाम घोषणाएं कर चुके हैं। एम्स की घोषणा भी उसमें ही शामिल है। कई बार वो उन्होंने रैलियां की हैं, उसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। और अब तो डबल इंजन की सरकार भी है बिहार में। तो दरअसल अब आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत पिछड़ा किया गया, तो इस साजिश पे कौन शामिल है? और दरअसल जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, क्या वो जमीन पर नहीं उतर पा रहे? सबसे बड़ी बात है कि हाथी के दांत खाने को कुछ और होते हैं, दिखाने को कुछ और होते हैं। वही बात मिथिला के साथ हो रहा है कि आप पढ़ेंगे, अगर अखबारों के माध्यम से पढ़ेंगे, नेताओं के बयान को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मिथिला पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और मिथिला में विकास की बयार बह रही है। लेकिन सच्चाई जब आप बात करते हैं धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे, तो ग्राउंड जीरो पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इससे ज्यादा अविकसित कोई क्षेत्र है ही नहीं। जितने भी हमारे यहाँ ट्रेन चलाए जाते हैं तो उनका नाम होता है जनसाधारण, श्रमजीवी, इसी तरह के जननायक। इस तरह के ट्रेन हमारे यहाँ ज्यादा चलते हैं ताकि यहाँ के मजदूर पलायन करके किसी अन्य राज्य में जा सके। जहां तक बात रही डबल इंजन सरकार की, तो हम तो एम्स का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है। एम्स की घोषणा 2015 में हुई कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा और आज 2021 होने को है, एक ईंटा भी एम्स निर्माण के लिए गाड़ा नहीं गया है। दूसरी ओर 2017 में देवघर एम्स की घोषणा हुई थी और ये 24 सितंबर को देवघर एम्स का ओपीडी शुरू होने वाला। क्लासेस तो वहां पे बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, 2019 में ही क्लासेस स्टार्ट हो गया था। ओपीडी शुरू होने वाला है इसी महीने के 24 सितंबर को, अगले महीने। तो 2017 में जो एम्स घोषित हुआ वो बन के तैयार है, ओपीडी भी शुरू होने वाला है। और 2015 में जो एम्स दरभंगा में घोषित हुआ, एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया है। तो इससे पता चलता है कि नेताओं की कथनी और करनी में साफ साफ अंतर है। जो वो दरभंगा या मिथिला के लिए कहते हैं वो करते नहीं है, बस वो कहते हैं। और कहते इसलिए है ताकि चुनाव में वोट ले सके। और वोट लेना बुरी बात नहीं है, अगर आप कोई बड़ा योजना देते हैं तो आपका हक है कि आप वोट ले। लेकिन एक ही मुद्दे के नाम पे ये 5 बार 6 बार वोट लेते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा डीएमसीएच का। 2016 में अनाउंस हुआ, डीएमसीएच का नाम आपने सुना होगा, अच्छे कारणों से नहीं सुना होगा, बुरे कारणों से सुना होगा। 2016 में अनाउंस हुआ, भारत सरकार की योजना थी कि 150 करोड़ रुपए की लागत से डीएमसीएच को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इस योजना को कहा गया था कि 18 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, 2016 की बात है। तो 2017 2018 के मध्य में ये योजना कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन आज 2021 भी समाप्त होने को है, अभी तक वो योजना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेताओं की कथनी और करनी में यहाँ पे अंतर है, यह बात मानना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मेरे पास डेटा है जिससे आप मानेंगे कि हाँ अंतर है। इसी अंतर के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अनूप, आपको नहीं लगता कि जो क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद है, या आपके राज्य की सरकार है, वो कहीं ना कहीं विफल रही है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री केंद्र से इस चीज की घोषणा करते हैं, केंद्र का एक प्रोजेक्ट आता है, तो ये राज्य की मौजूदा आपके जो सांसद हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि इस प्रोजेक्ट पर काम कितना हुआ और कितना नहीं हुआ उस पर नजर रखी जा सके। क्या आपके छात्र संगठन ने सांसद, विधायक या राज्य की सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों या मुख्यमंत्री से मिलकर स्थिति बताने की कोशिश की? और अगर की तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? आपका कहना सही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या एमपी एमएलए हो, सबको हम लोगों ने बताया। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, सबको मालूम है। इतना बड़ा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो सबको सब कुछ मालूम है।
आपने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार की होनी चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन समस्या यहाँ पे आ गया है कि समस्या जड़ में है। आप जाएंगे तो जब चुनाव होता है तो मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि आप मेरे नाम पे वोट करिए। मोदी जी कहते हैं कि आप मोदी को वोट करिए। तो समस्या वहां पे आती है कि जनता क्या करती है कि मोदी जी के नाम पे वोट करती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। इवन जब निकाय का चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव होता है, उसमें भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो अब हम जनता जब मोदी जी के नाम पे वोट देती है, तो भाई अगर आपको हमने राइट दिया है तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी ही होनी चाहिए। मोदी जी के नाम पे हम लोगों ने ऐसे ऐसे को जिता दिया है कि वो पंचायत के जो है मुखिया बनने लायक नहीं थे, प्रधान बनने लायक नहीं थे। उन लोगों को हमने सांसद बना दिया, उन लोगों को हमने विधायक बना दिया। तो अब ऐसे लोगों के पास क्षमता तो है नहीं कि वो अपनी बातों को कहीं प्रखरता के साथ रख सके। तो समस्या यहीं से आ गई है कि हम लोगों ने एरा गैरा नत्थु खेरा को चुना है और उनमें वो कैलिबर नहीं है कि वो बातों को सही से रख सके या काम को सही से करवा सके। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि जब हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, और मोदी जी खुलेआम कहते भी थे विधानसभा चुनाव में कि आप हमको वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकास कार्यों में तेजी आएगा। तो हम लोगों ने कहा कि सवाल तो भी अब हम मोदी जी से करेंगे भाई। जब वोट मोदी जी के नाम पे लिया जा रहा है तो सवाल मोदी जी से बनता है। हम जनता अपने जनप्रतिनिधि से भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मोदी जी की है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी के नाम पे ही वोट दिया है। अगर आज मोदी जी हट जाए तो ऐसे ऐसे लोग जीतेंगे नहीं, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ जमानत जब्त करवा लेंगे। यानी अनूप, आप मान रहे हैं कि इस वक्त देश में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, चुनावों में जिस तरह से वोट दिए जा रहे हैं, वो किसी के चेहरे पर दिए जा रहे हैं, ना कि मुद्दा आधारित है उस चुनाव हो रहा है। लोगों को जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से, उस पर वो सवाल नहीं कर रहे हैं। वो दरअसल किसी के चेहरे पर या किसी के आश्वासन पर वोट दे रहे हैं। तो आप मान रहे हैं क्या ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, या एक कमी अब हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये देखने को मिल रही है कि हम अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? जी, जी, कमी तो है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि सबको मालूम है कि हम अगर एक चेहरे पे जब वोट करते हैं, तो चलिए राष्ट्रीय स्तर तक ठीक होता है कि किसी एक चेहरे को आप वोट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जहां तक स्थानीय समस्याओं की बात होती है, अगर आप स्थानीय जनप्रतिनिधि सही नहीं चुनते हैं, ऐसे एरा गैरा को हम जिता देते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, तो दिक्कत तो होता ही है। और ये ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को दिक्कत हो रहा है, मिथिला क्षेत्र में ही ये समस्याएं आ रही है, बिहार, पूरे बिहार में और व्यापक लेवल पे देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ये समस्याएं हैं कि हमने ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना दिया है मोदी जी के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पे, जिससे जिनको स्थानीय मुद्दा से कोई सरोकार ही नहीं है। उनको भी मालूम है कि हम कुछ काम करें या ना करें, 24 आवर हम मोदी मोदी करते रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, मोदी मोदी दो चार हम पोस्ट कर दे, ट्वीट कर दे, उसी से हमको अगले इलेक्शन में भी टिकट मिलने ही वाला है और हम अगले बार भी जीतेंगे ही। तो क्यों काम करेंगे? और यही चल रहा है कहीं ना कहीं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास निश्चित रूप से घटता है और लोगों का लोकतंत्र में जो आस्था है वो कमजोर होता है इन चीजों से। अरूप, अब बात करते हैं जो आपके संगठन ने एम्स को लेकर एक कैंपेन शुरू किया है। दरअसल वो कैंपेन क्या है, किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं और उसका रिस्पांस लोगों से किस तरह का मिल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि देवघर एम्स 17 में अनाउंस हुआ, बन के तैयार है। बिलासपुर एम्स, उसका भी ओपीडी शुरू होने वाला है। गुवाहाटी, नागपुर, जो 2015 में दरभंगा के साथ जितने भी एम्स घोषित हुए थे, सब बनकर तैयार है। कई तो शुरू हो चुके हैं और कई शुरू होने वाले हैं। दरभंगा के बाद भी जितने एम्स की घोषणा हुई उनका भी वही हाल है, शुरू होने वाले हैं। लेकिन दरभंगा में आज तक एक ईंट भी नहीं गिराया गया, ईंटा भी नहीं गाड़ा गया। शिलान्यास की बात तो दूर है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बहरी सरकार को जगाया जाए। इस सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने कई सारा सोशल मीडिया पे हमने कई बार कहा कि आप एम्स को चालू करें, ज्ञापन दिया गया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अब हम घर घर जाएंगे, घर घर लोगों से एक ईंट हम मांगेंगे और वो ईंट हम मांग के इकट्ठा करेंगे और 8 सितंबर को, ये आने वाले 8 सितंबर को हम लोग जहां पे एम्स बनना है उस जगह पे जाएंगे और खुद से जनता शिलान्यास करेंगे, ताकि सरकार को स्पष्ट मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि अगर आप पहल नहीं करेंगे, अगर आप समय के अंदर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करेंगे, उसे पूरा नहीं करेंगे, तो जनता खुद से
एक इनिशिएट करेगी, स्टेप लेगी और खुद से शिलान्यास करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। और जहां तक समर्थन की बात रही, तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी हम जा रहे हैं हमें ईंटा मिल रहा है, ईंटा के साथ साथ हमें जो है कई प्रकार के सहयोग मिल रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो समर्थन में कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि समर्थन हमें सिर्फ मिथिला से मिल रहा है, मिथिला के जितने लोग भी बाहर अन्य अन्य शहरों में हैं वहां से भी हमें समर्थन मिल रहा है, वहां से भी हमें कॉल आ रहा है, वहां से भी लोग वेबसाइट के थ्रू 1 ईंट 2 ईंट 4 ईंट जिनकी जो श्रद्धा है, हम वो ईंटा के अपना योगदान दे रहे हैं। तो पूरा समर्थन मिल रहा है। और मिथिला में खासकर आज के समय में ये चर्चा का विषय है कि कैसे सरकार जब नाकाम रहती है तो जनता खुद से इस तरह की फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये तो आपने बताया कि आपको समर्थन इतना मिला, लेकिन क्या किसी तरफ से इस तरह की आवाज भी आई? क्योंकि जब आपने ये बड़ा कैंपेन शुरू किया जिसकी चर्चा हर तरफ है, तो ऐसे में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय विधायक या सांसद के प्रतिनिधि हैं, या सांसद या विधायक हैं, या सरकार है राज्य की, उसकी तरफ से कोई हलचल हुई आपके इस कैंपेन के बाद? सरकार की तरफ से हलचल यही हुई है कि 13 करोड़ रुपया जो मिट्टी, जहां दरभंगा एम्स बनना है वो लो लैंड है, वहां पे पानी जमा हो जाता है। तो सरकार की तरफ से तो पहली हलचल ये आई है कि एक 13 करोड़ रुपया पास किया गया मिट्टी भराई के लिए। और इसके बाद मंगल पांडे जी से कई न्यूज के जो है चैनल ने संपर्क किया, तो उन्होंने वही ढुलमुल रवैया अपनाया कि कोरोना के कारण कार्य रुका हुआ है। जबकि हमारे संगठन ने कोरोना के समय दरभंगा एयरपोर्ट का जो काम रुका हुआ था उसको हम लोगों ने दबाव देकर चालू करवाया, और दरभंगा एयरपोर्ट हमने ससमय चालू करवा लिया। अगले अक्टूबर और नवंबर में हमने चालू करवा लिया था। अगर हम लोग नहीं लगते तो 2 साल बाद हो सकता है दरभंगा एयरपोर्ट चालू होता। तो उनका बहाना तो था, लग रहा था कि हाँ वो बहाना बना रहे हैं। सरकार पे दबाव तो बन रहा है, जहां तक हमें इंटरनल आउटपुट मिल रहा है, खबर मिल रहा है, तो ये है कि सरकार पे दबाव बन रहा है। लेकिन हम इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि सरकार पे दबाव बन रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जब तक सरकार दबाव से, हमें दबाव भी नहीं बना, दबाव से ज्यादा हमें ये करवाना है कि एक्शन हमें देखना है कि सरकार कार्य करे। जब तक, अब हमारा एक ही लक्ष्य हो चुका है कि जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा तब तक हम लोग अब इस आंदोलन को जारी रखेंगे। 8 तारीख को तो हमारा पहला आंदोलन है, इसके बाद भी हम कई सारे आंदोलन करने वाले हैं, और 8 को भी हम एक अलग तरह की आंदोलन की घोषणा करेंगे। जैसे भारत ने पहली बार देखा है, भारत के इतिहास भाई, भारत के लोगों ने कि अस्पताल के निर्माण के लिए लोग ईंट इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से 8 तारीख को भी हम एक नया आंदोलन अनाउंस करने वाले हैं, एम्स से जुड़ा हुआ ही हम काम करने वाले हैं। वो भी एक यूनिक स्टाइल में होगा, एक अलग तरीके का आंदोलन होगा। और हम पटना दिल्ली में भी आने वाले हैं, पटना दिल्ली में भी एक यूनिक तरीके से हम कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य, हमारे लड़के कहते हैं कि जब तक एम्स की छत की ढलाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मतलब जब तक छत का ढलाई नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ढिलाई बरतने वाले नहीं है। क्योंकि इन सरकार पे हमें भरोसा नहीं रहा। सरकार बिहार में जो भी योजनाएं देती है, 4 साल की योजना 16 साल में करती है, और इसी पे 4 बार 5 बार वोट ले लेती है। तो इस सरकार अनूप पे हमें विश्वास नहीं है जब तक काम जी, नहीं होगा। जी जी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अनूप जिस तरह से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और अब तो नारे भी वो अपने संगठन की तरफ से जो दे रहे हैं, और सरकार पे दबाव भी बनाना अच्छी तरह से अब वो जान गए हैं कि कैसे सरकार पे दबाव बनेगा। कहीं कोई पद आपको दे दिया जाए या किसी तरह की कोई बातचीत हो जाए और अनूप पीछे हटे, कैसी स्थिति भी आ सकती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये सब तमाम चीजें अगर की जा रही है एक संगठन के नाम पर, तो कहीं ये अपने दबदबे को, अपने रुतबे को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं है? जी जी। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मेरा जहां तक मानना है और मेरे संगठन का जो मानना है कि हम ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अगर हम किसी पार्टी के सिंबल पे विधानसभा में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं तो हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। पार्टी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, और उसके तहत हमें मोदी 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 मोदी, लालू लालू लालू, नीतीश 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 करना होगा। और हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, और थोड़ा सा भी हम अगर अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है, हमारे लोगों का स्पष्ट मानना है कि अगर मिथिला का हमें विकास करना है तो मिथिला के मुद्दे पे लोगों को विधानसभा में जाना होगा। विशुद्ध मिथिला के मुद्दे पे, मिथिला के विकास के मुद्दे पे, ताकि उन पे पार्टी का कोई बैरियर ना रहे। जहां तक बात है पद और प्रतिष्ठा की, तो पद तो हम चाहते थे 2020 विधानसभा में भी, हम लोग अगर चाहते तो कम से कम 2-4 लोगों को विधायक बनवा सकते थे किसी दल से, लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। लोगों ने देखा है कि पिछले 7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और किसी पार्टी से हमारा कोई अलायंस नहीं है, कोई नजदीकी नहीं है।
तो ये सब कोरी बातें हैं। और हम लोगों का मानना है कि विधायक और एमपी बनने से हम लोग मिथिला जो हमारा उद्देश्य है मिथिला का विकास, वो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हम लोग मिथिला के मुद्दे पे, मैथिली के मुद्दे पे, मिथिला के विकास के मुद्दे पे अगर विधायक बनते हैं, वो भी स्वतः किसी पार्टी के झंडे के तले नहीं, खुद से अगर बनते हैं, तो हम जरूर कुछ कर पाएंगे। और अगर हमारा भविष्य में कुछ करना भी होगा तो यही हम काम करेंगे, ना कि किसी पार्टी से पद लेकर हम चुप हो जाएंगे। ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है, और अगर हम करेंगे भी तो हमारे कार्यकर्ता इस पर विरोध कर देंगे, तो ऐसा हम करने वाले नहीं। अच्छा अनूप, आखिर में एक चीज और जानना चाहेंगे कि दरअसल अब एम्स के मुद्दे के बाद मिथिलांचल के कुछ और भी मुद्दे हैं क्या, जिसको लेकर अब तक सरकारी काम नहीं हो पाए हैं, या आपको लग रहा है कि मिथिलांचल में कुछ और चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हों, एजुकेशन से जुड़ी हों, उसको डेवलप करने के लिए क्या कोई नई मुहिम, कुछ और नए मुद्दे आप समेट रहे हैं? जी जी, सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारे लिए है जिसके कारण हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं है। वो मुद्दा, उस मुद्दे पे चर्चा तो होती है, लेकिन आज तक जो है नेशनल मीडिया या जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। वो बाढ़ का मुद्दा है। हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आता है, और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ के लोग भी जो हैं बहुत ही तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। स्किल्ड अगर मैन पावर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अनस्किल्ड मिल जाएगा, सेमी स्किल मिल जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री अगर नहीं लगती है तो उसका एकमात्र रीजन है बाढ़। भाई 3 महीने 4 महीने बाढ़ का पानी रहता है, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे बिजनेस करना नहीं चाहेगा। और बाढ़ के कारण करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए का, हमें लाखों करोड़ रुपए कह सकते हैं, का नुकसान हर वर्ष हम लोगों को झेलना पड़ता है। फसलें बह जाती है, घर जो है बना बनाया बह जाता है, मैन पावर का भी नुकसान होता है, लोग लोग मर जाते हैं। तो बाढ़ के कारण लाखों करोड़ रुपए का हर साल हमें नुकसान होता है। तो हम इस मुद्दे पे इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल हम इस मुद्दे पे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने वाले हैं। इस पे हम मुझे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस मुद्दे अगले बार जो हम आंदोलन करेंगे उस पे भी आपसे मेरी बात होगी। वो हमने प्लान किया है, वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो ठीक। हमारी स्ट्रेटजी है। तो हम एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं कि ठीक। पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के लोगों का ध्यान हमारे बाढ़ की समस्या पे जाएगा। और हमारी सरकार से एकमात्र मांग रहेगी कि जो हमारा नुकसान हो रहा है उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए आप हमें स्पेशल पैकेज दे। जैसे आपने शिक्षा कहा, तो यहाँ पे तो प्राइवेट इंडस्ट्री तो आ नहीं रही है और आएगी भी नहीं क्योंकि बाढ़ की समस्या है। तो सरकार से हमारा ये कहना होगा, सरकार से हम ये मांग करेंगे कि आप अपने इनिशिएटिव लीजिए और कंपनसेशन के रूप में यहाँ पे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, जितने भी सरकारी संस्थान है शिक्षा के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब आप हमें दीजिए। जितने भी सरकारी औद्योगिक केंद्र हैं वो यहाँ पे आप लगाइए, ताकि कुछ कंपनसेशन हो सके। पूरा तो कंपनसेट आप नहीं ठीक। कर सकते हैं, लेकिन ताकि कुछ कंपनसेट हो सके, यहाँ के लोगों को भी रोजगार का मौका मिले, शिक्षा का मौका ठीक। मिले, और फिर हम लोग विकसित हों। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, हमसे बात करने के लिए, और एक नई तरह की छात्र राजनीति की जो आपने शुरुआत की है, उम्मीद आपकी बातों से लग रही है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरह की पॉजिटिव राजनीति और एक फ्रूटफुल राजनीति एक छात्र नेता करने की कोशिश करे तो, और उसे जन समर्थन भी मिले, तो शायद कुछ बेहतर की उम्मीद हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम आंदोलन और नए जो इनिशिएट आप लेने जा रहे हैं उसको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका सनराइज न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सनराइज न्यूज को। आभार।